हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसोर्सेज को बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। एबायोटिक वो होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स की होती हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज डिवाइड होती है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बेसिस पे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको हम रिप्रोड्यूस या रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है और एक बार अगर वो खत्म हो गई तो वापस से मिलियन ईयर्स के बाद ही हमें वो मिल सकती हैं दोबारा। ये होती हैं जैसे मेटल्स, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज में डिवाइडेड हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स यानी जो एक इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका लैंड, हाउस या कोई और प्रॉपर्टी। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आती हैं जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हैं, जैसे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज में कंट्री में जितनी रिसोर्सेज हैं वो सारी आती हैं। इसमें इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज भी आती हैं, प्लस कंट्री के अंदर जितना भी मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और लैंड है। इनफैक्ट ओशन का कुछ एरिया भी कंट्री की नेचुरल रिसोर्स में आता है। कंट्री के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक का एरिया को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं और ये भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। ओशन की रिसोर्सेज जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370.4 किलोमीटर के बाहर आती हैं, वो सारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं और कोई भी कंट्री उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अलाउ किया हो। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज पोटेंशियल और डेवलपमेंट डिवाइडेड हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया है बट अभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमें पता है कि गुजरात और राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी का यूज करने का बहुत पोटेंशियल है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होती है जिनके बारे में हमें पूरा आइडिया है अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, पर डेवलप्ड रिसोर्सेज के भी डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सो स्टॉक्स और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है? स्टॉक्स वो चीजें हैं एनवायरनमेंट में जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड सेटिस्फाई करने का, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके यूज करने के लिए। जैसे वाटर जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसमें जो हाइड्रोजन है ये एनर्जी का एक रिच सोर्स हो सकता है, बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूटिलाइज करने की। और रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी, बट उसका यूज हमने स्टार्ट नहीं किया है। ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज की जा सकती हैं। तो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऐसा मानते थे लोग कि ये रिसोर्सेज तो हमेशा के लिए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स ने इन रिसोर्सेज का यूज बड़ी ही लापरवाही के साथ किया है, जिसकी वजह से अनेकों प्रॉब्लम्स हुई हैं। जैसे कुछ लोगों की ग्रीड बढ़ने लगी, रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ आ गई, जिसकी वजह से बाकी लोगों के पास कुछ नहीं रहा। और रिसोर्सेज का लापरवाही से यूज करने की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फ्यूचर तो बहुत डेंजर में है। वैसे अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, सिटीज में पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है और रिवर्स भी काफी साफ है, बट ये तो टेम्पररी मेजर ही है। हमारे रिसोर्सेज का ढंग से यूज हो, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज ना हो और हमारे डेवलपमेंट की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो नंबर 1 इज वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक इन्वेंट्री बनानी होगी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री। तो इसमें सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट करना पड़ेगा सारी रिसोर्सेज का। नंबर 2 इज हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना होगा। नंबर 3 इज हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स और नेशनल
डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना होगा। रिसोर्स प्लानिंग हमारे जैसी इतनी वास्ट कंट्री के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ जगह बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स का भरमार है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत है, बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, बट वहाँ वाटर रिसोर्स की कमी है। लद्दाख में काफी रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट वहाँ मिनरल, वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे। लैंड रिसोर्सेज, हम लोग लैंड पे रहते हैं और हम उस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसमें नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। पर क्योंकि लैंड एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए हमें इसका यूज इन सब कामों के लिए बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। इंडिया में लैंड बहुत से रिलीफ फीचर्स में मौजूद है, जैसे कि 43% लैंड एरिया प्लेन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटी है। 30% एरिया माउंटेन से कवर्ड है, जहाँ से पेरेनियल वाटर के सोर्सेज हैं, और टूरिज्म एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी 27% प्लेटो रीजन है, जो कि रिच सोर्स है मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट का। लैंड यूटिलाइजेशन 2017 के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लैंड रिसोर्सेज इन सब पर्पस में यूज हो रही है, जैसे फॉरेस्ट, नेक्स्ट लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इनमें दो तरह के लैंड आते हैं, पहला वो लैंड जो बैरन है और दूसरा वो लैंड जो बिल्डिंग्स, रोड्स या फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट इज और भी अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें परमानेंट पैस्चर्स आते हैं, लैंड जो ट्री क्रॉप्स के लिए हैं, और वो लैंड जो 5 साल से कल्टिवेशन में नहीं यूज हुए। नेक्स्ट फैलो लैंड्स, इसमें वो लैंड आता है जिसमें एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर में कल्टीवेशन नहीं हुआ, और फिर वो लैंड जिसमें 1 से 5 साल से कल्टीवेशन नहीं हुआ। बाकी लैंड नेट सोन एरिया में आता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले नेट सोन एरिया और क्रॉस क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंस जान लेते हैं। तो जितना लैंड है आपके पास कल्टीवेशन के लिए, वो नेट सोन एरिया में आता है। तो कोई भी फार्मर सिर्फ एक क्रॉप तो उगाता नहीं है साल भर, वो समर्स में कुछ उगाता है, विंटर्स में कुछ और उगाता है सेम प्लॉट पे। तो एक ही प्लॉट पे उसने 2 क्रॉप्स उगाए। तो जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देखेंगे तो उसमें हम मेजर करेंगे कि फार्मर ने कितने एरिया में प्रोडक्शन किया है। तो उसमें हम लैंड को 2 बार मेजर करेंगे, क्योंकि उसने 2 क्रॉप्स उगाए हैं सेम प्लॉट पे। तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा। इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये जो लैंड यूज डेटा है इंडिया का, ये हमें सिर्फ 93% एरिया का पता है, क्योंकि बाकी एरिया की रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं हुई है। ये एरिया जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आता है एक्सेप्ट असम, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एरिया चाइना और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसकी वजह से भी हमें उस एरिया की अच्छे से जानकारी नहीं है। हमारे इंडिया में जो लैंड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं हमारी एक्टिविटीज के लिए, उससे बहुत लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है माइनिंग एंड क्वारिंग की वजह से, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि माइनिंग साइट्स को अबैंडन कर दिया जाता है जब एक्सकेवेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब डस्ट निकलती है और फिर आफ्टर सम टाइम जब ये डस्ट सेटल हो जाती है लैंड में, तो ये वाटर को सॉइल के थ्रू अंदर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से लैंड और वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बच सकते हैं हम? उसके लिए बहुत तरीके हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन करना, ग्रेजिंग को मैनेज करना, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करना, एरिड एरियाज में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए थॉर्नी बुशेस लगाना, वेस्टलैंड को मैनेज करना, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंस को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं तब जाके कुछ सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल बनता है, और ये सॉइल बनने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे रिलीफ यानी जगह की लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कैसा सॉइल होगा, पेरेंट रॉक या बेड रॉक कैसी है, क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का, बारिश, टेम्परेचर, ये सब, वेजिटेशन या अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है या नहीं, एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। तो हमारे भारत में भी अलग अलग तरह के सॉइल हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन इसी सॉइल से बनी हुई है, जिनको बनाया है हिमालय से आती हुई 3 विशाल नदियों ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल राजस्थान और गुजरात के एरिया में भी है, और ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स में भी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले वेरियस प्रोपोर्शंस में मिलता है, और जैसे जैसे हम रिवर वैली से इनलैंड जाएंगे हम देखते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता रहता है। साइज के अलावा एज के अकॉर्डिंग भी सॉइल को बांट सकते हैं। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। इसमें सही मात्रा में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है, जो शुगर केन, पैडी, व्हीट और बाकी सीरियल्स और पल्सेस की क्रॉप्स के लिए अच्छा है। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक कलर का होता है। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और ये कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह का सॉइल डेक्कन ट्रैप रीजन में होता है, जो कि लावा के बने हुए होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का प्लेटो, सौराष्ट्र का रीजन, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एरिया और कुछ गोदावरी और कृष्णा वैली के एरिया भी आते हैं। ये सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल का बना हुआ है। इसमें बहुत कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम भी होता है। इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से सॉइल में एरिएशन हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल उन एरिया में होता है जहां क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और लो रेनफॉल होती हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटो और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन की सदर्न पार्ट और वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। इस सॉइल में रेडिश कलर आयरन वजह से होता है, और जब ये आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब सॉइल का कलर येलो होता है। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट वर्ड एक लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, जहाँ ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होते हैं। यहाँ बहुत तेज बारिश होने की वजह से इंटेंस लीचिंग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत डीप सॉइल होते हैं और ये एसिडिक होते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट होते हैं। ये सदर्न स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के रीजन में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये टी और कॉफी ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर का हो सकता है। ये सैंडी टेक्सचर के होते हैं और सॉल्ट होता है इनमें। इनफैक्ट कुछ जगह तो सॉल्ट कंटेंट इतना होता है कि सॉइल को इवेपोरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है। ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इवेपोरेशन जल्दी होता है, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। फॉरेस्ट सॉइल, ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में होता है जहाँ सफिशिएंट रेनफॉल होती है। ये एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस का कंटेंट भी कम होता है। तो सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका इरोजन होता है हमारी एक्टिविटीज की वजह से। तो हमें अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस भी इन रिसोर्सेज का भरपूर यूज कर पाए। सो इट इज द एंड ऑफ द वीडियो. Thank you so much for watching it and take care. Bye.